स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। ये टॉपिक F5 बीकॉम, F5 मैथ्स, चाहे वो बीबीए हो, बीएमएस हो या और भी कोई फील्ड के स्टूडेंट हो, चाहे सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन वगैरह, सबके लिए यूजफुल है। जैसे कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में इसको हमने समझाया है। तो आज की वीडियो और आगे वाली सीरीज के जो वीडियोस होंगे, मतलब इस चैप्टर की जो सीरीज की वीडियो होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि बेस अगर स्ट्रांग होगा तो आपको आगे की वीडियो समझने में भी आसानी होगी और इस टॉपिक को आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत रहेगा, तो आप लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी होगी। तो वीडियो ध्यान से देखिए और जो कुछ मैं बताऊं उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, जैसे आपको पता है कि आज हमको पढ़ना है ब्रांच अकाउंटिंग। इसके नाम में ही इसका मतलब है ब्रांच। अगर आप लोगों को ब्रांच के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं एक स्टोरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो स्टोरी से आप उसको थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए मानते हैं कि मेरी एक शॉप है जिसके अंदर मैं वड़ा पाव सेल करता हूँ। ठीक है, अब वड़ा पाव की दुकान है मुझे, तो अगर मुझे बिजनेस को मेरे एक्सपांड करना है तो प्रॉब्लम क्या आता है कि जो एक वड़ा पाव की शॉप होती है या कोई भी खाने पीने की शॉप है, उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो आसपास के एरिया के ही होते हैं। मतलब आधे किलोमीटर के रेडियंस में, 1 किलोमीटर के रेडियस में, बहुत अच्छा अगर टेस्ट वगैरह है तो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस से लोग इसको खाने के लिए आते हैं। लेकिन अगर मुझे उसको और बढ़ाना है और एक्सपांड करना है बिजनेस को, तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो उसका मेन सोल्यूशन है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग ब्रांचेस शुरू कर सकता हूँ। अगर मुझे मुंबई में ही अगर उसके ब्रांचेस चालू करना है तो चालू कर सकता हूँ, और सिटी में पहुंचना है तो और भी ब्रांचेस शुरू कर सकता हूँ। पुणे में चालू कर सकता हूँ, नागपुर में चालू कर सकता हूँ, सोलापुर में चालू कर सकता हूँ, दिल्ली में चालू कर सकता हूँ, इंदौर में चालू कर सकता हूँ। तो क्या होगा, मेरा बिजनेस और एक्सपांड होगा। तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए हम लोग को ब्रांचेस के टाइप की जरूरत पड़ती है। तो ब्रांच ओपन करने की जरूरत पड़ती है। अब ब्रांच जब हम ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है या बहुत सारी डिफिकल्टीज या बहुत सारे उसके चैलेंजेस है। तो उसके क्या क्या चैलेंजेस है, या ब्रांच की जरूरत क्यों पड़ती है, ब्रांच अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ब्रांचेस के क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है, वो सब आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आपको समझाने के लिए और सिखाने के लिए मैंने एक पीपीटी भी तैयार किया है। वो पीपीटी मेरी स्क्रीन पे आपके सामने है। तो आप इस पीपीटी को मेरे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल या मेरा एक ऐप है जिसका नाम है स्कॉलर जिला बीकॉम, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूँ। वहां से आप जाके ये जो पीपीटी है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसका फायदा ये है कि इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए और नोट्स बनाने के लिए आपको के लिए बनाया है। अगर आपको ये चाहिए तो आप इन मीडियम से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं। और फिर हमारी एक वेबसाइट है जो डेडिकेटेड है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है बीकॉम नोट्स। आप इस पे विजिट करके बीकॉम स्टूडेंट्स या मैथ के स्टूडेंट्स या बीएमएस वगैरह के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपनी नोट्स इससे पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ग्रुप है उसका मेन मकसद है कि बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म बनाना, जहाँ पे क्या हो, उनको उनसे उनके सिलेबस से जुड़ी हुई, उनके नोट्स जुड़ी हुई या उनके लेक्चर जुड़ी हुई सारी चीजें एक साथ उनको प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए, ताकि एक बोलना बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड कुछ सोर्सेज बन सके। क्योंकि 11th कॉमर्स, 11th कॉमर्स या साइंस वगैरह बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है डेडिकेटेड, लेकिन नोट्स के अवेलेबल अगर हम देखेंगे तो उसके लिए कोई अलग से वेबसाइट नहीं है। तो डेडिकेटली सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काम करती है। तो हमने ये वेबसाइट आपको बनाया है, आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे प्लेटफॉर्म्स को आप लोग बाकी लोगों से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। तो ये कुछ मैंने पीपीटी बनाया है। तो पहला पेज मेरा है, जैसे एक ब्रांच है, जैसे मैंने आपको बताया मुंबई की ब्रांच है, बराबर है। अब मुंबई की ब्रांच है तो मुझे मुंबई की हेड ऑफिस है, सॉरी, तो मुझे अलग अलग ब्रांचेस खोलना है ताकि मेरा बिजनेस का एक्सपांड हो। तो समझे मैंने हैदराबाद में खोला, दिल्ली में ओपन किया, नागपुर में ओपन कर दिया। तो ऐसे अलग अलग ब्रांचेस ओपन कर रहा हूँ मैं, ताकि बिजनेस को क्या कर सकूँ, मैं एक्सपांड कर सकूँ। अब आगे बढ़ेंगे तो ब्रांच अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम लोग, उसका क्या वजह है, उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, देखिए, पहले हम लोग करते हैं असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग कुछ देखिए फाइनल अकाउंट्स अगर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कंपनी की 50 ब्रांच है, तो 50 ब्रांच का एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा फाइनल अकाउंट के अंदर। लेकिन हम लोग को अगर
हर एक ब्रांच को अच्छे से कंट्रोल करना है, अच्छे से समझना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ब्रांच अकाउंटिंग, मतलब हर ब्रांच की अकाउंटिंग अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगी। तो इसलिए ही ये चैप्टर हमको समझना है, ताकि हम लोग हर ब्रांच का एक चीजें फायदा उठा सकें, मतलब उसका इंफॉर्मेशन ले सकें और डिसीजन हिसाब से लें। तो उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि मतलब उसका क्या क्या ब्रांच अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों है। तो पहले लिखा है कि भाई हर एक ब्रांच का इंडिविजुअली प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सकते हैं हम लोग। अगर हर एक ब्रांच की अलग अलग अकाउंटिंग मेंटेन की जाएगी तो ओवरऑल प्रॉफिट तो मिल जाएगा या ओवरऑल लॉस तो मिल जाएगा, लेकिन किस वजह से किस ब्रांच से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस ब्रांच से लॉस हो रहा है, वो नहीं मिल पाएगा। उसके लिए हम लोग को ब्रांच अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग सीख रहे हैं। अभी आपको थोड़ा बेसिक लेवल से आगे जाएंगे, ताकि आपको पहले जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आगे के एडवांस लेवल आपको इजीली समझ में आएंगे। तो ये हो गया हम लोग का कि प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं। ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए कि भाई ब्रांच के पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, ताकि उसको समझ में आए कि ब्रांच सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। नेक्स्ट हम लोग के लिए ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में काम आता है, मतलब अगर कोई ब्रांच की लायबिलिटी बढ़ते जा रही है या खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो या उनका लॉस बढ़ते जा रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उसको हम लोग को कंट्रोल करने में क्या होता है, बहुत काम आता है। क्योंकि अगर हम लोग को हर ब्रांच का अकाउंटिंग पता है, इंफॉर्मेशन पता रहेगा तो ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक समझो क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम में समझो एग्जांपल हम लोग मैचेस खेल रहे हैं, तो जीतते जा रहे हैं या हार रहे हैं, तो अगर हम लोग कलेक्टिवली वो रिजल्ट देख रहे हैं जितना हारना है, लेकिन अगर हम लोग को अच्छे से टीम को हारना है तो हम लोग को हर एक प्लेयर का अलग से एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई किसका क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या रोल है, कैसा प्ले कर रहा है। तो हर एक इंडिविजुअली मिल के पूरा ग्रुप बनता है। तो ऐसी फाइनल कौन क्या पूरा मिल के सबका साथ करता है। उसमें क्या होता है कि अच्छा दिखेगा तो सबकी गलतियां छुप जाती है। जैसे हमारी टीम जीत गई तो सबकी गलतियां छुप जाती है, लेकिन वो गलतियां आगे चल के भारी पड़ सकती है ना, जीत तो है हम लोग। वैसे ही कंपनी में भी ऐसा होता है कि भाई हम लोग को ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन कुछ ब्रांचेस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिनका बहुत लॉस हो रहा होगा। ओवरऑल सब मिला के प्रॉफिट में दिख रहा है, लेकिन कुछ ब्रांचेस लॉस में रही है, तो उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, इसलिए ब्रांच अकाउंटिंग जरूरी है। तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना पड़ता है कि हम लोग को जो हमारे कानून एक्ट, जो अलग एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, वो सबके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमको ब्रांच अकाउंटिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग का डिसीजन लेने में सिंपल सी बात है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, हर ब्रांच की सारी इन्फॉर्मेशन है, उनके इनकम की, एक्सपेंस की, असेट्स की, लायबिलिटीज की, तो हम लोग उन पे डिसीजन ले सकते हैं कि भाई किस ब्रांच पे क्या क्या काम करने की जरूरत है, या उसको चलाना है, चेंज करना है, किसी को हटाना है, व्हाटएवर बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि ब्रांच अकाउंटिंग के मेन दो टाइप होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, दूसरा आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच है यहाँ पे, और यहाँ पे है डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, तो दो मेन टॉपिक है, मतलब दो मेन टाइप्स है इसके। अब नाम में ही लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, मतलब वो खुद पे डिपेंड करता है, मतलब वो हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं होता है अकाउंटिंग के लिए। इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब उसकी सारी अकाउंटिंग किस पे कौन करता है, वो खुद ब्रांच को ब्रांच, यहाँ पे मैंने आपको बताया पुणे में ब्रांच खोला मैंने, मेरे बड़ा पाव की शॉप, बराबर, बड़ा पाव की फ्रेंचाइजी और उसकी मतलब ब्रांच खोला मैंने बिजनेस के लिए, तो वो अकाउंटिंग खुद मेंटेन करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट ब्रांच, बराबर। उसके एक्सपेंस इनकम के बारे में वो पूरा डिसीजन लेगा। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट ब्रांच। इसमें होता है कि भाई जो है हम लोग ब्रांच खोलते हैं, लेकिन उसका अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग को मेंटेन करता है, हेड ऑफिस मेंटेन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ रफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, मतलब मेमोरेंडम अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो पूरे की पूरी अकाउंटिंग को हैंडल करता है, उसकी हेड ऑफिस हैंडल करती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच। अब आपके सिलेबस में अभी जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और आपके सिलेबस में भी डिपेंडेंट ब्रांच पे फोकस ज्यादा है, आज के वीडियो में भी फोकस पूरा का पूरा डिपेंडेंट ब्रांच पे ही है। अब आगे आएंगे तो हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच काम कैसा करती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ के लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने आपको कि मुंबई में मेरी एक ब्रांच है, मैंने पुणे में ब्रांच खोला हूं, तो सिंपल सी बात है, ये डिपेंडेंट ब्रांच का एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगर उसको कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा, हेड ऑफिस पूरा अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है, मतलब हेड ऑफिस ही उसको पैसे भी देगा और उसको गुड्स भी देगा, चीजें भी देगा, ताकि वो क्या करे, उसको बेचे और उससे पैसा कमा के हेड ऑफिस को रिटर्न भेजे। तो इसलिए आप लोग को देखना पड़ेगा कि हेड ऑफिस क्या करता है, गुड्स ब्रांच को बेचता है या पैसे बेचता है, और ब्रांच क्या करता है, उनको बेच के हेड ऑफिस को क्या बेचता है, पैसे बेचता है, और क्रेडिट स्टेटमेंट भेजता है कि भाई कितना कितना सेल वगैरह हुआ है, मतलब स्टेटमेंट वगैरह बना के बेचता है। तो इस तरह से डिपेंडेंट ब्रांच का कामकाज चलता है। अब यहाँ पे लिखा है कि वो गुड्स फ्लो होता है, तो मतलब हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को गुड भेजता है। अब उसमें गुड्स भेजने के लिए दो मेथड है, एक तो कॉस्ट प्राइस पे, मतलब जितने का है एक्चुअल कॉस्ट है उतने ही प्राइस पे वो अपने अकाउंटिंग में मेंटेन करता है, या कभी कभार गुड्स सेंड एट इनवॉइस प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस का कभी कभार लोग मेंशन करते हैं कि भाई
इतने मतलब उसमें प्रॉफिट ऐड करके वो अमाउंट मेंशन किया जाता है अकाउंट्स में, मतलब उसके ब्रांच अकाउंट में। कैश मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को हर महीने के खर्चे के लिए जो भी खर्चे लगते हैं उसके लिए पैसे भेजता है, और ब्रांच क्या करता है, गुड्स बेच के जो भी पैसे उसको मिलते हैं वो क्या करता है, हेड ऑफिस को रेमिट कर देता है। तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड तो पूरा हेड ऑफिस मेंटेन करता है, लेकिन ब्रांच की जिम्मेदारी रहती है कि भाई पेटी कैश बुक, और पेटी कैश बुक छोटे मोटे खर्चे के लिए, जिसमें चाय पानी जेरॉक्स के लिए, तो उसके लिए सबके लिए जनरल एंट्री अकाउंटिंग का पढ़ेंगे बहुत लंबा होता है, तो इसलिए उससे छोटा मोटा पेटी कैश बुक हम लोग मेंटेन किया जाता है। वो कौन मेंटेन करता है, ब्रांच मेंटेन करता है। और ब्रांच बाकी सब चीजों का मेमोरेंडम मतलब रफ अकाउंट मेंटेन करता है। पूरा के पूरा फेयर अकाउंट, ओरिजिनल अकाउंट किसके पास होता है, हेड ऑफिस के पास रहता है, और हेड ऑफिस मेंटेन करता है। ठीक है, ब्रांच इतनी बड़ी नहीं होती है, जो डिपेंडेंट ब्रांच की बात कर रहा हूँ। छोटी ब्रांचेस मतलब छोटे मोटे जो ब्रांच होते हैं या छोटे मोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि हर ब्रांच अपना खुद का अकाउंटेंट नहीं रख सकती है, इसलिए, या उतना बड़े लेवल का बिजनेस नहीं होता है, इसलिए डिपेंडेंट ब्रांच के लिए सिंपल तरीका होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये कुछ उसके मेथड्स हैं जो हमको देखना है। आज हम लोग को थोड़ा बेसिक डेटर्स मेथड ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग को ओवरव्यू दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे और हमारे जो वर्क है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का जो हम लोग आप लोग के लिए क्रिएट कर रहे हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और हम लोग भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और भी ज़्यादा काम कर सकें आने वाले दिनों में, फ्यूचर में। और ऐसा नहीं कि वीडियो सिर्फ एक टॉपिक के लिए बनेगा, आज के लिए बन रहा है, आने वाली इसके लिए पूरी वीडियो सीरीज रहेगी, 8 से 10 लेक्चर बनेंगे ये चैप्टर के ऊपर। बाकी जो चैप्टर्स हैं जैसे आप लोग का फायर इंश्योरेंस क्लेम है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है, वो सब के लिए भी आगे चल के वीडियोस बनाने वाले हैं। बीकॉम के लिए भी यूजफुल है और बैच के लिए भी यूजफुल है, बीएमएस वगैरह सबके लिए यूजफुल है। जिनको भी मतलब ये टॉपिक है सबके लिए यूजफुल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीकॉम और बैच के लिए है। टेक्स्ट बुक में रेफरेंस सिर्फ मुंबई से ले रहा हूँ, लेकिन सारे यूनिवर्सिटी वाले के लिए ये यूजफुल है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके मेथड से। तो एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, और एक फॉरेन ब्रांच भी होता है। अब फॉरेन ब्रांच जो है पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हमारी होम कंट्री में हम लोग इंडिया में, इंडिया की जो हेड ऑफिस है उसके अलावा मतलब होम कंट्री के अलावा हम लोग कहीं पे भी अपना ब्रांच खोलेंगे इंडिया के बाहर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन ब्रांच, क्योंकि उसका हेड ऑफिस कहाँ है, इंडिया है, और उसकी ब्रांच कहाँ है, इंडिया के बाहर है, तो उस ब्रांच को क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरेन ब्रांच। तो सिंपल सी बात है, फॉरेन ब्रांच डिपेंडेंट हो नहीं सकती है, क्या होती है, इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ की चीजें, वहाँ पे गुड्स भेजना आसान नहीं होता है, वहाँ की करेंसी अलग होती है, तो वो लोग खुद का अकाउंटिंग मेंटेन करते ही हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में आता है। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब पढ़ना है हम लोग को डिपेंडेंट ब्रांच। आपके सिलेबस में डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में ही पूरा इन्फॉर्मेशन है। उसमें भी दो मेथड है आप लोग का, डेटर्स मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड। आपके सिलेबस में यही है, क्या, डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड। अब होते क्या है इसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में, आज के लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डेटर मेथड के बारे में, और अगले लेक्चर में मतलब आने वाले और भी लेक्चर्स में हम लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड भी डिस्कस करेंगे, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ऐसे नहीं कि डिस्कस करके छोड़ देंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं कराने वाला हूं। ठीक है, तो अब देखते हैं फिर उसके बाद डेटा मेथड में भी दो तरीके से गुड्स भेजी जाती है, या तो गुड्स कॉस्ट प्राइस पे भेजी जाएगी, इसमें का गुड्स उतना नहीं दिखाया जाएगा अकाउंटिंग में, या उस पे प्रॉफिट प्लस करके भेजता है। अब सवाल उठता है कि सर कॉस्ट प्राइस में एग्जांपल मैंने वड़ा पाव बनाता हूं तो वो 10 रुपए का उसकी कॉस्टिंग है, बराबर है, तो मैं अकाउंटिंग में समझो एग्जांपल ब्रांच पे भेज रहा हूं तो उसको 10 रुपए में ही शो करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरे ब्रांच को पता ही नहीं चले कि भाई वो उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें प्रॉफिट क्या करूंगा, ऐड करके भेजूंगा। तो मैं उसको 15 रुपए में भेज रहा हूँ ब्रांच को, तो उसमें कितना प्रॉफिट है कितना कॉस्ट है उसको पता नहीं, मैंने बोल दिया भाई जो मैंने गुड्स भेजा हूँ आपको इनवॉइस प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे भेजा हूँ। ठीक है, उस पर कितना प्रॉफिट है, मतलब कितना कॉस्ट है और कितना प्रॉफिट, आप बाइफरकेट मतलब आप चाहते हो कि ब्रांच को पता नहीं चले, इसलिए आपने उसको इनवॉइस प्राइस पे भेजे हैं। नहीं तो कभी कभार कंपनी पे डिपेंड करता है, वो कॉस्ट प्राइस पे भी भेजते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी चलता है। वैसे ही स्टॉक डेटा में भी दोनों ही गुड्स एंड डेट इनवॉइस प्राइस और गुड्स एंड डेट कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब दोनों में ये तरीके से ही मेन मेथड ये वही है, डेट्स मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग को बहुत इजी लगेगा। चलिए आगे स्लाइड में चलते हैं आप लोग के लिए। अब आते हैं हम लोग एक डेटा मेथड कैसा काम करता है, डेटा मेथड कैसे काम करता है। तो पहले इसमें लिखा है, देखो जब अगर छोटी ब्रांच है हमारी, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ छोटी सी ब्रांच है हमारी, तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, डिपेंडेंट मेथड फॉलो करता है, डिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट टाइप में आता है वो, और उसके अंदर डेटा मेथड फॉलो किया जाता है अगर छोटी ब्रांच है।
ठीक है। अब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक हर एक ब्रांच का अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर लेंगे। जैसे पुणे की ब्रांच है तो पुणे ब्रांच अकाउंट बना लेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको पता है, बराबर है, नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। आगे चलेंगे, आगे परफॉर्म वगैरह भी बताओ अपनी समझ को। फिर दिल्ली की ब्रांच है तो दिल्ली के लिए ब्रांच अकाउंट मैंने बना लिया, तो ऐसा हर एक ब्रांच का मैं अलग से अकाउंट बनाऊंगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डेटा मेथड की बात कर रहा हूँ। होता है क्या डेटा मेथड, आपको समझा देता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो ब्रांच है उसको एज ए हमारा डेटर कंसिडर करेंगे। अब डेटर का मतलब क्या होता है, मुझको अगर नहीं पता होगा या साइंस बैकग्राउंड से होंगे या पिछली इन्फॉर्मेशन थोड़ी आपकी कमजोर होगी तो उसको बता देता हूँ। डेटर का मतलब होता है ऐसे कस्टमर्स जिनको हमने चीजें क्या की, उधारी पे दी है, मतलब उनको गुड्स हम लोगों ने उधारी पे दी है, बेची है, ठीक है, मतलब उनसे पैसा हम लोग को लेना है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। तो ये हमारा असेट में कंसिडर किया जाता है डेटर, तो उनसे पैसा हमको लेना है, ठीक है ना, क्योंकि उससे हमको इनकम होने वाली, तो इसलिए उसको असेट्स में कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, डेटर, मतलब हेड ऑफिस हर एक ब्रांच को क्या कंसिडर करेगा, अपना डेटर कंसिडर करेगा, इसलिए उसका नाम है डेटर मेथड, ठीक है। उसके बाद लिखा है ब्रांच अकाउंट लाइक ट्रेड ऑफिस, तो उसने बता दिया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके सारे जो असेट्स होंगे, एक्सपेंस होंगे, लाइबिलिटीज होगी, उसकी अकाउंटिंग पूरा हेड ऑफिस मेंटेन करता है। नेक्स्ट लिखा है कि हम लोग हर एक ब्रांच का अकाउंट खोलेंगे, जैसे पुणे ब्रांच अकाउंट, दिल्ली ब्रांच अकाउंट, क्या बोलते हैं हमारा हैदराबाद ब्रांच अकाउंट, जो भी है तो व्हाटएवर हम लोग ब्रांच अकाउंट खोलेंगे हर एक, और एक अकाउंट खुलता है जिसका नाम है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। मतलब डेटर मेथड में हम लोग को ये दो अकाउंट खाली बनाना है, कौन सा, ब्रांच अकाउंट और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अब ये होते क्या है, कैसे बनते हैं, उसके बारे में आगे हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका फॉर्मेट, किसका, गुड्स सेंट एट कॉस्ट। अगर आप गुड्स किस पे भेज रहे हैं, कॉस्ट, मतलब इतने का गुड्स है, एक्चुअल उसका प्राइस है, कॉस्टिंग है उसकी, उतने ही प्राइस पे आप उसको ब्रांच को दे रहे हो, तो ये मतलब आपको, मतलब ये तरीके से आपको अकाउंट बनानी है, ठीक है। ये डेटा मेथड का एक टाइप है, मतलब उसका अकाउंटिंग कैसे होती है, एकदम सिंपल है, सारा भी डिफिकल्ट, मतलब टेंशन मत लेना, जैसा बोल रहा हूं सही ध्यान रखना। अब नॉर्मली हम लोग लेक्चर बनाते तो मालूम आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब असेट्स जो होती हैं, हमेशा असेट्स सबको पता है प्रोग्राम, तो असेट्स जो होती है, जो उसको हम लोग हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो इसलिए असेट्स को हम लोग ओपनिंग कहां पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, और उसकी क्लोजिंग कहां पे लिखने वाले, क्रेडिट में लिखने वाले, ठीक है ना। आने वाले असेट्स लाइट आपको ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट, ये हम लोग असेट्स का लिखेंगे। असेट्स हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, खाली यहां नहीं, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के आपको याद रखो कि उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां पे रहता है, डेबिट में रहता है, किसका, असेट्स। तो ओपनिंग डेबिट है तो क्लोजिंग क्रेडिट होगा, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे क्लोजिंग। फिर बात करते हैं लायबिलिटी। अब सिंपल सी बात है, लायबिलिटी जो होती है असेट्स का अपोजिट रहती है, तो सिंपल सी बात है, असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां रहेगा, क्रेडिट में रहेगा, इसलिए लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में। सिंपल सी बात है, उसका ओपनिंग क्रेडिट है तो उसका क्लोजिंग कहां पे रहेगा, डेबिट में। तो अगली स्लाइड पे आते हैं, तो अगली स्लाइड में हम लोग को देखेंगे कि हम लोग डेबिट साइड पे क्या करते हैं। मैंने आप लोग को असेट्स और लायबिलिटीज का बता दिया, असेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, इसलिए ओपनिंग डेबिट तो क्लोजिंग क्रेडिट होगा, रिवर्स। वैसे लायबिलिटी का ध्यान रखना, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो उसका ओपनिंग क्रेडिट में रहेगा और क्लोजिंग कहां पे रहेगा, डेबिट में रहेगा। अब बात करते हैं डेबिट साइड पे और क्या क्या चीजें आएंगी। असेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि अकाउंटिंग कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस, किसकी मेंटेन कर रहा है, ब्रांच की, ठीक है ना। अगर ब्रांच को कोई भी चीज मिल रही है, किससे मिल रही है, हेड ऑफिस से मिल रही है, हेड ऑफिस क्या कर रहा है, ब्रांच को कोई भी चीज दे रहा है, हेड ऑफिस क्या कर रहा है, ब्रांच को कोई भी चीज दे रहा है, मतलब ब्रांच को क्या हो रहा है, मिल रहा है, ब्रांच रिसीव कर रहा है, तो डेबिट में लिखना है, ठीक है ना। चाहे वो ब्रांच को पैसा मिले, चाहे ब्रांच को कोई गुड्स मिले, ठीक है, तो वो हमेशा ब्रांच कहां पे लिखेगा, डेबिट में लिखेगा, ठीक है ना। चाहे ब्रांच को क्या मिले, पैसा मिले, चाहे गुड्स मिले, कौन देगा, सिंपल सी बात है, हेड ऑफिस, ठीक है ना। तो वो कहां पे लिखेगा, ब्रांच डेबिट में लिखेगा, तो यहां पे लिखा गुड्स सेंड टू ब्रांच, या तो ब्रांच को गुड्स कौन भेजेगा, हेड ऑफिस भेजेगी, या तो कोई और ब्रांच भेजेगी। ब्रांच को मिला तो ब्रांच कहां पे लिखने वाला है, डेबिट में लिखने वाला है, डेबिट द रिसीवर, मतलब रिसीवर कौन है, ब्रांच, इसलिए उसके डेबिट नाम होगा, ठीक है। अब ब्रांच को पैसा भी मिल सकता है, तो कैश एंड बैंक। कभी कभार होता है कि ब्रांच के बदले खर्चा कौन करता है, हेड ऑफिस करता है, मतलब ब्रांच में सैलरी पे करना है, लेकिन हेड ऑफिस पे किसने कर रहा है, ऑफिस पे कर, हेड ऑफिस पे कर, तो भी इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि ब्रांच को पैसा मिल रहा है, ध्यान देना, खर्चा किसका है,
ब्रांच को करना है, लेकिन पैसा किसने पे कर दिया? हेड ऑफिस ने। तो इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया? हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसे दिया, तो वो भी डेबिट में ही आएगा, क्योंकि ब्रांच को जो भी चीज मिलेगी, चाहे पैसा मिले चाहे गुड्स मिले, वो डेबिट में निकलेंगे। अब देखो यहाँ पे कैश एंड बैंक एक्सपेंस, तो लिखा है देखो एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच लाइक रेंट सैलरी पेड बाय एचओ, अगर एचओ पे करेगा यहाँ उसको, ठीक है। ये तो लायबिलिटी में आपको बता, बराबर है। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे देखो एक लायबिलिटी का बैलेंस बता चुका हूं, गुड्स सेंड टू ब्रांच, लेकिन कौन सा है? मतलब यहाँ पे क्या है? डेबिट में क्या था कि ब्रांच को कुछ मिला हेड ऑफिस से या कहीं और से, कोई और ब्रांच से, तो कहां लिखेंगे? हम डेबिट में लिखने वाले। अगर ब्रांच से कुछ चीज गई, ब्रांच ने मतलब कुछ चीज मिला, ब्रांच को लिया नहीं, ब्रांच ने कुछ क्या गया? दिया। अब वो किसको देगा? या तो हेड ऑफिस को देगा या तो किसी और ब्रांच को देगा, तो कहां पे लिखेगा? वो क्रेडिट में लिखेगा। तो देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच, वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस और टू अनदर ब्रांच। मतलब ब्रांच ने क्या किया है? जैसे डेबिट में क्या था? ब्रांच को मिला, यहाँ पे ब्रांच क्या कर रहा है? दे रहा है, ठीक है ना। मतलब ब्रांच से जा रहा है, वहां पे ब्रांच के पास आ रहा था, यहाँ से ब्रांच के पास से जा रहा है। क्या जा रहा है? गुड्स या तो हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है वो, या तो कोई और ब्रांच को भेज रहा है वो। यहाँ पे अगर पैसा भेजेगा ब्रांच, तो ब्रांच के पास जा रहा है, तो कहाँ पे क्रेडिट पैसा, तो हेड ऑफिस को डेबिट करता है, या तो कभी कभार कस्टमर डायरेक्टली पैसा, ब्रांच के कस्टमर डायरेक्टली पैसे किसको? हेड ऑफिस को देते हैं। ब्रांच का कस्टमर किसको दे रहा है? हेड ऑफिस को। मतलब इनडायरेक्टली किसने दिया है? ब्रांच ने दिया है, तो ब्रांच कहां से गया, तो भी क्रेडिट ही है, ठीक है। और लास्ट में आपका टैली, मतलब ये तो बैलेंस शीट, सॉरी असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस। फिर आप क्या करेंगे? इसको टैली करेंगे, सॉरी ये आप लोग देखेंगे, इसको टैली करेंगे। टैली करने के बाद अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, एग्जांपल क्रेडिट साइड आप लोग का 1 लाख है टोटल करने के बाद, और डेबिट साइड आपका 80,000 है, तो क्रेडिट ज्यादा है तो ज्यादा है, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका बैलेंसिंग आ रहा है कितना आ रहा है? 20,000, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रॉफिट। और अगर समझो डेबिट ज्यादा है, डेबिट समझो एग्जांपल 1,20,000 है और ये आपका 90,000 है, एग्जांपल ले रहा हूँ ना, पूरे दिखाओ, यहाँ का 1,20,000 है और यहाँ का 90 है, तो यहाँ पे 30 आपका बैलेंस आ रहा है, मतलब आप लोग को डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब क्या हो गया? आप लोग को लॉस हो गया है, ठीक है ना। तो आप लोग लॉस में ट्रांसफर करेंगे, तो उसी के लिए आप लोग को ये बताया कि टैली करने के बाद आप लोग को प्रॉफिट आया तो ब्रांच के कहां पे आएगा? डेबिट में आएगा, और लॉस हुआ तो ब्रांच के कहां पे रहेगा? क्रेडिट में रहेगा। कहां ट्रांसफर करना है उसको? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस। अब आगे आएंगे तो एक और अकाउंट बनाते हैं हम लोग, जिसका नाम है गुड्स सेंड टू ब्रांच। अभी ब्रांच अकाउंट के बारे में आपको डिटेल बता दिया हमने। अब कौन सा अकाउंट है? गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब एक आपने देखे होंगे कि गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट आपका ब्रांच अकाउंट में था, मतलब 2 लेजर आपके पास, एक ब्रांच का लेजर है ब्रांच अकाउंट का, और एक दूसरा गुड्स सेंड टू ब्रांच का अकाउंट है, बराबर है। अब यहाँ पे रिवर्स रहेगा, रिवर्स मतलब वहां पे जो डेबिट में गुड्स सेंड टू ब्रांच दिख रहा था आपको, यहाँ पे कहां रहेगा? क्रेडिट में रहेगा, और वहां जो क्रेडिट में था यहाँ पे कहां रहेगा? डेबिट में रहेगा। मतलब ये जो आपने यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको, ये डेबिट, तो ये गुड्स सेंड टू ब्रांच के कहां पे रहेगा? क्रेडिट में रहेगा। और यहाँ पे जो क्रेडिट में दिख रहा है आपको, ये क्रेडिट में दिख रहा है, बराबर है। ये सॉरी ये कहां पे रहेगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच के डेबिट में रहेगा। बस इतना ही, ज्यादा कोई डिफरेंशियल की जरूरत नहीं, बस इतना ही सिंपल सा लॉजिक। जर्नल एंट्री भी आकर दो कि जैसे एग्जांपल ब्रांच को मिला तो डेबिट में लिखता है वो ब्रांच, बराबर है, और 2 का लिखता है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ऐसी एंट्री, ठीक है। तो बस उसके बाद में और डिटेल में आ जाऊंगा मैं, पहले आप लोगों को लेजर समझा दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लेरिफिकेशन आ जाए, बराबर है। फाइनल स्टेप्स में बताया देखो, at the end of the year the balance of this account is transferred to the purchase account, trading account or of the head office। याद रखो, जब इसको टैली करके जो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट है, कहां ट्रांसफर किया जाता है? या तो परचेस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, या तो कहां ट्रांसफर किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, किसके? हेड ऑफिस। इसको गुड्स सेंड टू ब्रांच को टैली करके, ठीक है ना। अब आगे, अब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हेड ऑफिस अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं करेगा, जो ब्रांच अकाउंट बनाया उसमें मेंटेन नहीं करता है। वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन वो हमको देखना पड़ेगा। तो लिखा है देखो, ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड द ब्रांच। ब्रांच वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हुआ है, बाकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता है। कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता है वो हम लोग को देखना है। जैसे लिखा है देखो, कैश ट्रांजैक्शन बाय ब्रांच विद आउटसाइडर। ब्रांच और आउटसाइडर के बीच में कोई कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, तो हेड ऑफिस अपने अकाउंट में कोई, अपने जो ब्रांच अकाउंट बनाया है उसमें कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा, क्योंकि वो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में नहीं है, वो ब्रांच और कोई कस्टमर के बीच में, उसके बाहर के आउटसाइडर के बीच में। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ब्रांच विद आउटसाइडर, ब्रांच ने क्या किया है?
चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो, आउटसाइडर से, हेड ऑफिस से नहीं, क्रेडिट में बेचा है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है, तो भी उसको हेड ऑफिस को मेंटेन करने वाला नहीं। किस कौन से मेथड की बात कर रहा हूं मैं? डिपेंडेंट मेथड की बात कर रहा हूं और डेटा मेथड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आगे एडजस्टमेंट बाय ब्रांच विद इट्स डेटर्स। अब डेटर्स मतलब ब्रांच के डेटर होते हैं, अब ब्रांच का डेटर कस्टमर लोग के पीछे तुमको डिस्काउंट देगा वगैरह वगैरह, वो सब हेड ऑफिस अपने अकाउंट मेंटेन करने वाला नहीं है। डिस्काउंट अलाउड, बैंक है, गुड्स बाय डेटर्स वगैरह वगैरह करने वाला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं। आगे लिखा है द रीजंस व्हाई, क्यों। These details are kept in memorandum accounts at the branch। ये जो डिटेल्स है क्या क्या, परचेज, सेल्स, फिक्स एसेट्स वगैरह की डिटेल, वो सब ब्रांच मेंटेन करता है। लेकिन किसमें मेंटेन करता है? अपने मेमोरेंडम अकाउंट में। मेमोरेंडम अकाउंट का नाम क्या बोलते हैं हम लोग? रफ अकाउंट में मेंटेन करता। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, टोटल डेटर, टोटल स्टॉक, व्हाट ये लोग क्या करते हैं, उसकी क्लोजिंग बैलेंस मतलब टैली करके साल के एंड में बता देते हैं कि भाई साल भर में कितने का डेटर्स है, कितने का स्टॉक है, कितना कैश है, वो खाली लोग हेड ऑफिस को बता देते हैं। बाकी कितना काम लगा हो रहा है कैश में, कितना हो रहा है, वो सब लोग लगा बोलते हैं, वो हेड ऑफिस नहीं लिखता है। वो कौन लिखता है? अपना ब्रांच लिखता है। खाली साल के एंड में बताया भाई डेटर का इतना पैसा बचा है, सॉरी स्टॉक का इतना पैसा बचा है, इतने का स्टॉक है, इतना कैश है, इतना बैंक बैलेंस है, वो सब खाली रिपोर्ट कर देते हैं किसको? हेड ऑफिस को। कौन? ब्रांच बताता है, ठीक है। अब आगे आएंगे तो हम लोग पहले कहते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज एट अ ग्लांस, कुछ जनरलिटीज उसने बताया है। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर अभी जाऊंगा तो लोग क्या देंगे, कंफ्यूज होने का चांस है, क्योंकि अभी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। मैं चाहता हूं कि आपका बेस स्ट्रांग हो, फिर आप एडवांस लेवल पे जाए, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि जिसको अकाउंटिंग जरा भी नहीं आती है वो भी सीखे और एडवांस लेवल तक पहुंच जाए। जिनको अकाउंटिंग के बारे में जीरो नॉलेज है तो भी वो लोग एक वीडियो सीरीज देख के समझ के अपना आगे का फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। और आपके बेसिस से चैप्टर आगे बढ़ेगा, बेसिस आपको क्या बोलते हैं लेक्चर समझ में आने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक आप लोगों को चीजें कराऊंगा, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो लिखा है कि ट्रांजैक्शन गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर गुड्स ब्रांच को भेजी गई, ब्रांच को मिली मतलब, तो ब्रांच के डेबिट में रहेगा, और क्रेडिट में क्या रहेगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ब्रांच एक्सपेंसेस मेड बाय एचओ, मतलब ब्रांच एक्सपेंसेस किसने उठाया है? एचओ ने। एचओ ने ब्रांच का खर्चा उठाया, तो मतलब इनडायरेक्टली ब्रांच को क्या पैसा मिला है, तो ब्रांच के डेबिट में, और कैश में क्रेडिट में, क्योंकि कैश ही है। अगर आप लोग देखेंगे तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, अभी तो उल्टा हो गया, ब्रांच से क्या हो रहा है? गुड्स जा रहा है, ये तो मिल रहा है, जा रहा है, तो ब्रांच के क्रेडिट में, और गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट में रहेगा। और वैसे ही अगर ब्रांच का पैसा भेज रहा है तो ब्रांच के क्रेडिट में और कैश में डेबिट में। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, खाली ये जनरलिटी रूल्स आपको समराइज कर दिया, बराबर है। अब आते हैं हम लोग कुछ बेसिक डिफरेंस पढ़ लेते हैं ब्रांच अकाउंट के बारे में और डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में। अगर आप लोग को ब्रांच अकाउंट तो मैंने आप लोग को बता चुका हूं, डिपार्टमेंटल अकाउंट पता नहीं होगा। ब्रांच क्या होता है? हेड ऑफिस एक जगह पे और उसके जो दूसरे लोकेशन है वो अलग अलग लोकेशन से वो अपनी स्टोर खोलता है या ऑफिस खोलता है, जो ब्रांचेस खोलता है, उसको हम ब्रांच अकाउंट बोलते हैं। डिपार्टमेंटल क्या होता है कि एक ही प्रीमाइसेस है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूं पेंटालून, तो उसका मेन सेक्शन होता है, वुमेन सेक्शन होता है, चिल्ड्रन सेक्शन होता है, टॉय सेक्शन होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उसके। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट अलग होता है और ब्रांच अकाउंट थोड़ा क्या होता है? अलग होता है। ब्रांच क्योंकि सेम लोकेशन में सेम लोकेशन नहीं रहता, सेम प्रीमाइसेस नहीं, उसका प्रीमाइसेस क्या होता है? अलग होता है, इसलिए उसको ब्रांच अकाउंट बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल बोलते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग को देखना है। तो देखो बताया कि मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, और अकाउंट कौन मेंटेन करता है? अब हम लोग देखिए कि ब्रांच में या तो डिपेंडेंट में ब्रांच का अकाउंट को मेंटेन करता है, हेड ऑफिस मेंटेन करता है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो कौन मेंटेन करता है? ब्रांच को मेंटेन करता है, मतलब ब्रांच भी मेंटेन करता है और हेड ऑफिस भी मेंटेन करता है, दोनों टाइप हो सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल में पूरा की पूरा जो अकाउंटिंग होता है वो सेंट्रलाइज होता है, वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट रहता है, मतलब एक फाइनेंस डिपार्टमेंट रहेगा, वो सारे डिपार्टमेंट का अकाउंट्स मेंटेन करता है, एक ही जगह पर होता है वो। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस। सिंपल सी बात है कि जो ब्रांचेस होते हैं उन लोगों का कोई खास करके कॉमन एक्सपेंसेस होता नहीं, क्योंकि हर ब्रांच अपना अपना अलग अलग एक्सपेंस करेगा, हर एक की स्टाफ अलग है, हर एक का वॉचमैन अलग है, हर एक के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अलग है, तो दूर दूर है। तो इसलिए सिंपल सी बात है कोई कॉमन एक्सपेंस जल्दी रहता नहीं है। लेकिन बात करेंगे डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट सिंपल सी बात एक ही प्रीमाइसेस के अंदर है, तो सबका लाइट बिल कॉमन होगा, सबके लिए जो बाहर का सिक्योरिटी वॉचमैन होगा वो कॉमन होगा, तो वो एक्सपेंसेस को एलोकेट करना पड़ता है कि मेंस के डिपार्टमेंट को कितना, वॉचमैन सैलरी 20,000 रुपए है, तो मेंस में कितना लगा वो पैसा, वुमेन्स में कितना लगा, चिल्ड्रंस में कितना लगा, उसको एलोकेट करना पड़ता है। वैसे लाइट बिल को भी एलोकेट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ खर्चे क्या होते हैं? कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं।
ब्रांच में वो चीज का प्रॉब्लम आता नहीं, क्योंकि ब्रांच क्या होती है, अलग अलग जगह होती है, ठीक है, इसलिए ब्रांच अकाउंटिंग उसका टेंशन आता नहीं। ठीक है, रिकंसिलिएशन भी करना पड़ता है। अब जो डिपार्टमेंटल अकाउंट है उसमें रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब क्योंकि अकाउंट एक ही आदमी मेंटेन कर रहा है, एक ही जगह मेंटेन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, पूरा के पूरा टैली रहेगा। लेकिन जो क्या बोलते हैं ब्रांच अकाउंटिंग होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि भाई ब्रांच भी अपना कुछ अकाउंट मेंटेन करता है और कुछ हेड ऑफिस में मेंटेन करता है, तो दोनों का रिकंसिलिएशन करना होता है, उसके हिसाब से प्रॉफिट अलग रहेगा, मतलब ब्रांच के हिसाब से प्रॉफिट अलग रहेगा और हेड ऑफिस के पास से प्रॉफिट क्या रहेगा, अलग रहेगा, कुछ चीजें इसी के लिए, तो उसको लोग रिकंसाइल करना पड़ता है, तो उसका प्रॉब्लम आता है। वो कब करना पड़ेगा, ब्रांच अकाउंटिंग में। हेड ऑफिस में सॉरी डिपार्टमेंटल तो प्रॉब्लम होता ही नहीं, क्यों, तो सिंपल सी बात है, वो पूरा अकाउंट एक ही जगह मेंटेन होता है। नेक्स्ट लिखा है कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी। सिंपल सी बात है, जो फॉरेन करेंसी का प्रॉब्लम आता है वो ब्रांच में आएगा, डिपार्टमेंट में आएगा नहीं, डिपार्टमेंट तो एक ही स्टोर है, एक ही जगह पे लोकेशन है, तो डिपार्टमेंट मतलब वो खाली अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब मेंस वुमेन्स ही वो है, तो एक ही स्टोर, तो उसमें तो टेंशन ही नहीं आएगा करेंसी का इतना, क्यों, चाहे वो अमेरिका में डॉलर में कमाए, चाहे वो रियाल में कमाए, चाहे रुपीज में कमाए। यहाँ पे क्या होता है कि हेड ऑफिस का करेंसी अलग हो सकती है, जो फॉरेन ब्रांच उसकी करेंसी का हो सकती है अलग हो सकती है, तो उसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, अच्छी अकाउंटिंग। तो ये इसके कुछ डिफरेंसेस है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना आपके लिए काफी है। आगे जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोग और एडवांस खुद हो सकते हो। हर स्टूडेंट में कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज को इम्प्रूव करे, लेकिन पहला बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होता है। मेरा ये मकसद है, हमारे ग्रुप का ये मकसद है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एक क्या बोलते हैं पूरा ओवरऑल उनको हेल्प प्रोवाइड की जाए, ताकि वो लोग धीरे धीरे हर चीज, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वीडियोस हो, चाहे उनके लिए क्या बोलते हैं लेक्चर्स हो, गाइडेंस हो, या उनको कोई प्रॉब्लम्स हो, तो वो सब आप लोग हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप लोग को बता दिया, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर रहा हूँ, वहां से आप लोग हम लोग से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सजेशन भी दे सकते हैं। अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताएं कि भाई अगला वीडियो जो मैं डायरेक्टली थ्योरेटिकल पार्ट और एक्सप्लेन करूं कि डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करूं, जैसा आप लोग कमेंट करेंगे, जिस पे ज्यादा कमेंट रहेंगे उस पर ही मैं अगली वीडियो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लास्ट थोड़ा पढ़ लेते हम लोग, इसका कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो इसमें लिखा है देखो पर्पस, तो सिंपल सी बात है, लेटर मेथड हम लोग इसलिए बनाते हैं कि भाई हम लोग हर एक ब्रांच का कंसर्न मतलब एक साथ मालूम पड़ेगा कि हर एक ब्रांच का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या एसेट्स है उनके पास, क्या उनके पास लायबिलिटीज है, वो पता चलता है। नेक्स्ट है हम लोग का कोर इंस्ट्रक्शन ये है कि भाई क्या होता है, ब्रांच अकाउंट मास्टर लेजर बनाता है, मतलब एक मेन लेजर बनाएगा, मतलब पुणे ब्रांच अकाउंट, दिल्ली ब्रांच अकाउंट, हैदराबाद ब्रांच अकाउंट ऐसे मेंटेन करेगा, और हर एक ब्रांच को ऐसे कैसे ट्रीट करेगा, अपना डेटर ट्रीट करेगा। डेटर के बारे में आपको को बताया है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या होता है कि सिंपल सी बात है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा क्या रहना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए, सेम नहीं है तो उसको टैली करके प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा, तो इक्वेट करना पड़ता है। और अगर जनरल कर रहे हैं आप लोगों को, तो आपका जनरल में डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना, जितना अमाउंट आपने डेबिट किया है उतना ही आपको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है, तो इक्वेशन का नेक्स्ट लिखा है रिजल्ट। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग को हर एक ब्रांच का अच्छे से अकाउंटिंग करेंगे तो हर ब्रांच के हम लोग को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, किस ब्रांच के पास कितना एसेट्स है, कौन सी ब्रांच कितनी एफिशिएंट है, मतलब कौन सी ब्रांच कितनी अच्छी काम कर रही है। देखो ना बहुत सारी लगाए थे कि भाई हमारी ब्रांच को बेस्ट क्या बोलते हैं परफॉर्मर ऑफ द मंथ मिला है, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिला है, या ट्रॉफी मिली है, तो क्या होता है हर ब्रांच का जब सिंपल सी बात है हेड ऑफिस में अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, उनको पता चलता है भाई कौन सी ब्रांच कितने अच्छे से काम कर रही है, और फिर उसका मॉडल बना के या उसका सैंपल लगा के या उसको सैंपल उसका यूज करके कैसे वो लोग वर्किंग करके बाकी लोगों को समझाया जा सकता है, बहुत कुछ होता है, बहुत फायदा होता है। जैसे आप लोग आपका क्या बोलते हैं लॉजिक लेवल इंप्रूव होते जाएगा, वैसे आप समझते जाएंगे भाई ब्रांच अकाउंट के कितने बहुत सारे फायदे, सिर्फ 4-5 के पर्पज बताए हम लोग को, लेकिन हजारों को निकाल सकते हैं आप लोग सोचेंगे तो बैठ के, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग को कुछ चीजें समझ में आएगी तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को जरूरी है कि आप लोग क्या कर सकें, करें, कमेंट जरूर करें कि भाई अगला वीडियो आप लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि थ्योरेटिकल पार्ट और एक्सप्लेन करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।